अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट रैनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो हेल्थ 21 जो कि है ईसा लेबॉर्ट्री की जानिब से। और आज मेरे साथ जो है वो फिजियोथेरेपिस्ट है डॉक्टर महा खालिद और आज का हमारा टॉपिक है कमर दर्द, जो कि अब अगर आप देखें तो हर दूसरा फ़र्द जो है वो यही कंप्लेन कर रहा है कि कमर में दर्द है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कमर दर्द। तो अपनी डॉक्टर को हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। बिल्कुल ठीक। अच्छा, सबसे पहला सवाल, कमर का दर्द जो है वो अब अगर बच्चों में भी देखा जाए, आपके पास पेशेंट आते होंगे कि बच्चे भी यही कंप्लेन करते हैं कि कमर में दर्द है। बिल्कुल। तो इस हवाले से बताएं कि एक टाइम ऐसा होता था कि आप या तो आपने ऑपरेट करवाया हुआ या एक एज हो चुकी है या कुछ ऐसा प्रॉब्लम है तब, अब तो बच्चों में भी कमर का दर्द है। तो ये किस वजह से आता है, उसकी वजूहात क्या होती है कमर दर्द की? देखिए, बैक पेन तो अब बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया, आपने देखा होगा, और सिर्फ बच्चों में या बड़ों में नहीं, हर एज ग्रुप में ये देखा जा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली बच्चों में इस वजह से होता है कि आजकल आप बच्चों के देख लें, हैवी बैग्स हैं। ठीक है, स्कूल्स जाते हैं, स्कूल्स में कोई एक्टिविटीज़ नहीं है उनकी कि एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवाएं तो बैक पेन कम रहे, या थोड़ा सा एक्टिविटीज़ में, एक्सरसाइजेज में इन्वॉल्व रहें। अब स्कूल्स में कहाँ ये इस तरह की पीटी, पहले हमारे टाइम पे होती थी, पीटी होती थी जिसमें हम एक्सरसाइजेज परफॉर्म करते थे, लेकिन अब इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं है। दूसरा मैं देखूंगी कि आप मोबाइल फ़ोन्स का देखें, इतना ज़्यादा रुझान बढ़ गया है कि बच्चे फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को छोड़ के इसकी तरफ आ गए हैं। बेसिकली बैक पेन हमारे पास ना डिफरेंट टाइप का होता है, जो हमें बता रहे होते हैं कि डल पेन आ रहा है, पेशेंट हमारे पास आता है कि डल पेन है, कुछ पेशेंट्स बोलते हैं शार्प पेन है, रेडिएटिंग पेन है, तो उसकी भी नेचर होती है। बच्चों में गलत पॉस्चर की वजह से, गलत बायोमैकेनिक्स की वजह से बैक पेन बढ़ता जाता है। अच्छा जी, मुझे ये बताइएगा, अब तो ये पेन पे बात हुई कि कमर का दर्द, अब मुझे ये बताइएगा कि कुछ कमर के दर्द ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ कमर में होते हैं, कुछ पूरी कमर में होते हैं, कुछ निचले हिस्से में होते हैं, कुछ टांगों तक आते हैं, कुछ पैरों तक आते हैं। अब ये थोड़ा सा अलग अलग करके मुझे बताइएगा कि ये क्या मसला होता है। जो कमर में सिर्फ दर्द होता है उसकी क्या वजूहात हो सकती है, जो पैरों तक, टांगों तक जाता है उसकी क्या वजूहात हो सकती है? अच्छा देखें, ऐसा होता है कि जब कोई बोलता है कि हमें सिर्फ लोकलाइज पेन आ रहा है, कमर में दर्द आ रहा है, तो वो हो सकता है कोई लंबर स्पेज़म की वजह से होता है। अक्सर होता है कि किसी ने कोई वेट लिफ्ट किया, जैसे हमारी फीमेल्स होती हैं कि चीज़ें इधर फर्नीचर इधर उधर करने का उन्हें काफ़ी शौक होता है, तो वो अक्सर बेदिहानी में वेट ऐसे लिफ्ट करती हैं जिसमें उनकी स्पाइन बहुत ज़्यादा बैंड हो जाती है, तो एकदम जर्क्स आता है। कुछ बोलते हैं ना कि डॉक्टर साहब हमने चीज़ उठाई थी, या कोई भी समझे हैवी वेट उठाया था, फिर जैसे ही हम वापस आए सीधे होने लगे तो एक पॉपिंग साउंड सा फील हुआ। तो अक्सर होता है वो मसल्स स्टिफ हो जाते हैं, जैसे होता है पट्ठों का अकड़ जाना। तो जो लंबर स्पेज़म की मैंने बात की वो बेसिकली यही होता है कि कमर के जो पट्ठे होते हैं वो अकड़ जाते हैं। अब वो पेन सिर्फ लोकलाइज होता है। अब कुछ पेशेंट्स आते हैं, कहते हैं कि हमारा पेन बैक से आ रहा है और वो नीचे तक रेडिएट कर रहा है, टांगों तक जाता है। शायद आपने नाम सुना होगा शियाटिका का, है ना, जिसे अर्कुन निसा हम आम जबान में कहते हैं। उसका पेन बेसिकली हमारी जो स्पाइन होती है ना, उसको अल्लाह ताला ने एक प्रॉपर अलाइनमेंट में बनाया है। ठीक है, उसके कॉलम्स हैं। ठीक है, जो निचला हिस्सा होता है, कमर का हिस्सा तो आप अपर साइड भी कहते हो और लोअर साइड भी कहते हो ना। तो अपर जो बैक होती है वो थोरेसिक रीजन होता है, नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो लंबर रीजन होता है। उसमें शियाटिक नर्व L4 L5 से जा रही होती है, वो अक्सर होता है कंप्रेस हो जाती है। अच्छा। जब वो नर्व कंप्रेस होती है, शियाटिक नर्व, तो पेन नीचे तक, पाँव तक रेडिएट कर रहा होता है, जिसमें पेशेंट कंप्लेन करता है कि मुझे शार्प पेन, पिन एंड निडल्स वाला पेन आ रहा है, चुभने वाला दर्द आ रहा है। तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग ही उनका ट्रीटमेंट लेके चलते हैं। और अगर पेन लोकलाइज है, सिर्फ मसल्स पेन है, तो वो इंशाल्लाह रिलीव हो जाता है। 5 to 7 डेज़ का सेशंस लें या 10 डेज़ का सेशंस लें, उसमें रिलीव हो जाता है। बट नर्व पे जब इफेक्ट आता है तो थोड़ा सा वो टाइम डिले होता है, टाइम लेता है, जब शियाटिका का पेन आ रहा होता है। तो एग्जैक्टली इसमें आ जाता है। अर्कुन निसा का जो है फिजियोथेरेपी से मतलब 100% इलाज है? देखें, अगर सिवियरिटी पे चली गई ना कंडीशन, तो कुछ सर्जरीज़ की तरफ फिर जा रहे होते हैं पेशेंट, लेकिन मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करती कि सर्जरीज़ की तरफ जाएं, क्योंकि मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, मैंने इतने पेशेंट्स देखे हैं जिन्होंने सर्जरी करवा ली लेकिन उसके बाद भी उन्हें पेन आ रहा है। कि अक्सर ये होता है कि जो स्पाइन होती है ना, इस पर उसमें स्पर्स बन जाते हैं। ठीक है, बोन स्पर्स, जैसे ऑस्टियोफाइड फॉर्मेशन बोलते हैं, बोन्स जहाँ पे आपस में जाके मिलती हैं, जॉइंट बनाती हैं ना, वहाँ पे फॉर्मेशन हो जाती है, डीजेनरेटिव चेंजेस आने लगते हैं। तो फिर सर्जन ज़ाहिर है रिकमेंड करते हैं कि बस आप सर्जरी करवा लें। लेकिन मैं कहती हूँ जब तक आपका ट्रीटमेंट चल रहा है और आपको लग रहा है कि आपका फिजियोथेरेपी से बेहतर हो रही हैं, आप एक्सरसाइजेज से बेहतर हो रही हैं, टाइम लेगा वो, बट आपको रिलीफ देगा।
और अगर आप सर्जरी की तरफ चले जाएंगे ना, उसके बाद भी आप समझे आपने पोस्ट सर्जिकल ट्रीटमेंट करवाना है, विच इज़ फिजियोथेरेपी, तो बेटर है आप इसकी तरफ रहें ना, कि क्यों आप नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ रहें एज कम्पेयर टू सर्जिकल की तरफ जाने का। अच्छा, एक चीज़ और है कि कमर के मोड़ों में जो गैप आ जाता है लोगों के, उसमें भी मतलब कुछ लोग कहते हैं कि सर्जरी करवा लेनी अच्छा, चाहिए। इसको पहले मैं डिफ्रेंशिएट करूँ कि लोग यही कहते हैं कि कमर के मोड़ों में गैप आ जाता है, क्रिएट हो जाता है, बट ऐसा नहीं है, गैप कम होता है, कम होता है जी, एग्जैक्टली अच्छा। जब वो गैप कम होने लगता है ना, तभी जाके नर्व कंप्रेस हो रही थी। जैसे दो बोन्स हैं, जैसे हम जॉइंट की बात करें, जॉइंट में भी लोग हमारे पास आते हैं, बोलते हैं गैप क्रिएट हो गया जिसकी वजह से पेन आ रहा है, बट वो जब रगड़ खाने लगता है ना आपस में, फ्रिक्शंस, एग्जैक्टली मसला तब होता है, तब मसला होता है, फ्रिक्शंस बन रही होती हैं, बोन स्पर्स बन रहे होते हैं, जिसकी वजह से नर्व कंप्रेस होती है। ठीक है, अक्सर ये होता है कि हम पेशेंट से पूछते हैं कि आपकी वाटर इनटेक क्यों है, क्योंकि देखिए हमारी बॉडी की ना रिक्वायरमेंट है कि हमें मिनरल प्रॉपर लेने, कैल्शियम अपनी डाइट में रखना है, वो ले रहे हैं या नहीं, उसकी वजह से भी स्पाइन्स पे इफेक्ट आने लगता है। बोन्स डिहाइड्रेटेड हो जाती हैं और फिर वो अफेक्ट कर रही होती हैं, बैक पेन या लंबर स्पाज्म सबसे ज़्यादा मिनरल डिफिशियंसी की तरफ होता है। तो दूसरा ये कि गैप कम होने की वजह से होता है, नर्व कंप्रेस हो रही होती है, जिसका पेन नीचे तक रेडिएट कर रहा होता है। तो उसके लिए फिर क्या ट्रीटमेंट होता है? उसके लिए हम फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट पे जा रहे होते हैं। बिल्कुल, सर्जरी की तरफ लोग जाते हैं नहीं, बहुत गलत है। मैंने कोई 1 से 2% लोगों को देखा सर्जरी की तरफ जाते हुए इस मसले के लिए। बिल्कुल, लोग बहुत घबराते हैं कि नहीं इसका बड़ा मसला हो सकता है, ये बिल्कुल आगे जाके आप देखें ना कि अगर आप सर्जरी करवाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि सर्जरी के बाद भी आपने फिजियो करवानी होती है, तो जब आपको पता है कि आपका मसला प्रॉपरली नहीं होगा, क्योर नहीं होगा, तो आप एक्सरसाइजेस की तरफ क्यों नहीं आते, आप अपने पोस्चर करेक्शन की तरफ क्यों नहीं आते, आप क्यों नहीं छोड़ते। देखिए, जब वेट उठा रहे होते हैं ना, उसको उठाने का भी एक तरीका है, एर्गोनॉमिक्स का अपना ख्याल रखना होता है, बायोमैकेनिक्स का अपनी बॉडी का ख्याल रखना होता है। लोग अक्सर नीचे झुक के वेट उठा रहे हैं, बहुत गलत। स्क्वाट्स पोजीशन में जाके, स्क्वाट्स पोजीशन में जाएं आप, तब वेट को लिफ्ट करें, आपके स्पाइन पे इफेक्ट नहीं आएगा। अल्लाह ताला ने तो हमारी बॉडी को जो बनाया एक प्रॉपर अलाइनमेंट में बनाया ना, ये तो डिस्टर्ब हमने कर दिया है। फिर उसके बाद पेशेंट्स बोलते हैं हमें कंप्लेन है, हमें बहुत पेन आ रहा है, हमारा पेन सही नहीं है हो रहा। एक एज आ जाती है जैसे डीजनरेटिव चेंजेस की, तो उसके बाद तो सर्जरी वैसे ही डॉक्टर भी मना कर देता है सर्जन कि अब आप 60+ हो गए हैं, क्योंकि बीपी, शुगर, इस तरह के इश्यूज होते हैं, तो वाइटल्स को देखते हुए सर्जरी करवा रहे होते हैं। तो जब तक आपको ऐसा ना लगे आप ट्रीटमेंट करवाओ, और अगर आपका ट्रीटमेंट ज़ाहिर हल नहीं हो रहा, फिजियो से भी हल नहीं हो रहा, तो आप सर्जरी की तरफ जाओ। मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करती कि बैक पेन के लिए आपने सर्जरी की तरफ जाना चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये जो हम लोग पेंसिल हील पहनते हैं आजकल, या इसको अगर दूसरी तरह ले लें, जो कंफर्टेबल शूज सैंडल्स नहीं होते, मर्द हजरात का भी अगर मैं कहूँ, क्या उसकी वजह से भी कमर क्या पेन हो सकता है? बिल्कुल। उसकी वजह से कौन कौन से मसाइल हो सकते हैं? क्योंकि अमूमन हम फैशन देख के, मर्द हजरात भी औरतें, अब मैं दोनों का कहूँगी कि हम फैशन के उस पर जो चीज़ हमें अच्छी लगती है हम वो ले लेते हैं, हम ये नहीं देखते कि कंफर्टेबल क्या है, क्योंकि जो कंफर्टेबल होता है हो सकता है वो इतना खूबसूरत नहीं होता। बिल्कुल, हमें वो चीज़ें पसंद है जो अट्रैक्टिव हो, जिसमें ज़्यादा अट्रैक्शन हो। तो अगर आप अच्छा जूता सेलेक्ट नहीं करते तो उस वजह से भी कितने मसाइल आप फेस कर सकते हैं? देखें, उसकी वजह से तो ऑब्वियस है कि पेन आएगा, आपका पेन स्टार्ट होगा। आपने हील वाली शूज़ पहने हैं, तो आप देखें आपका जो पाँव की पोजीशन होगी ना, वो इस तरह आ रही होगी, ठीक है ना, तो आपकी हील ऊपर की तरफ हो गई, ठीक है, स्ट्राइक है नहीं, या एक प्रॉपर अलाइनमेंट में नहीं है, आपकी बायोमैकेनिक्स ख़राब हो गई बॉडी की। जब आपकी बायोमैकेनिक्स ख़राब हो गई, आपके जो मसल्स हैं वो टाइटनेस की तरफ चले जाएंगे, जो आपके काफ मसल्स हैं, हैम्स मसल्स हैं, या बैक के मसल्स हैं, वो टाइट होना स्टार्ट हो जाएंगे। अक्सर वॉकिंग में फिर गेट में प्रॉब्लम आ रही होती है, चलने में प्रॉब्लम आ रही होती है, जिसकी वजह से अक्सर ये होता है ना कि हमें हल्का सा पेन भी आता है, तो हम उसे इग्नोर करने के लिए दूसरी कोई अपनी कंफर्टेबल पोजीशन ले लेते हैं। उस कंफर्टेबल पोजीशन के लिए जो हम पोजीशन चेंज करते हैं, उसमें आता है प्रॉब्लम्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं हमारे मसल्स पे। मसल्स के बाद जब मसल्स अपनी जगह छोड़ देंगे या लूज हो जाएंगे, वो जॉइंट को छोड़ना स्टार्ट कर देंगे। जब वो जॉइंट पे छोड़ेंगे तो जॉइंट को छोड़ देंगे तो ज़ाहिर जॉइंट में भी इशू आएगा, मसल्स में भी इशू आएगा, पेन भी रहेगा, पूरे आपकी समझे फुट से लेके बैक तक की अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो जाएगी। और आपको सिर्फ कमर में नहीं, घुटनों में भी दर्द रहेगा, आपकी एंकल में भी पेन रहेगा। तो प्रॉपर शूज़ लेना बहुत ज़रूरी है। हाँ, अगर आप किसी गैदरिंग में जा रहे हो, आप थोड़े टाइम के लिए पहन रहे हो, आप पहन सकते हो, बट आप नॉर्मल रूटीन्स में अगर जॉब करते हो या घर में आप वॉक कर रहे हो, तो उसमें आप अपनी कंफर्टेबल शूज़ को ही लेके चलेंगे। ठीक है। अच्छा, ये जो मसल टाइट हो जाते हैं, इसकी वजह से भी, क्योंकि बाज़ दफ़ा हमें इतनी तकलीफ होती है और हमें पता नहीं होता कि वजह क्या है। शायद वजह अमूमन
यही होती होगी, तो उसके लिए भी फिजियोथेरेपी आप लोग करवाते हो? बिल्कुल बिल्कुल, हर कितने दिन चीज़ के वैसे ये होता है कि कितने सेशन लेने देखिए, फिजियोथेरेपी में हमारे पास पेशेंट जब आते हैं तो वो यही सोच के आते हैं बस अब फिजियोथेरेपिस्ट ने हमें हाथ लगा लिया, उन्होंने देख लिया, अब तो हम एक ही सेशन में ठीक हो जाएंगे। तो हमने कोई मैजिक नहीं किया, हमने कोई दवा नहीं दी है आपको। आपने जो मसल्स को इतना बिगाड़ने में टाइम लगाया है, उसको हील होने में भी टाइम लगेगा। तो समझे 7 to 10 डेज के इनिशियली सेशंस लेने होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया स्पैज़म होता है तो वो रिलीज़ हो जाता है, वो ज़्यादा टाइम नहीं लेता, तो वो 7 to 10 डेज में रिलीज़ हो जाता है। बट अगर नर्व पे आने लगता है ना, तो हमें नर्व स्ट्रेचेस, जैसे अर्कुन-निसा का पेन होता है, अगर पेशेंट आ रहा है हमारे पास, वो 15 to 20 डिग्री तक भी अपने पाँव को लिफ्ट करेगा ना, उसे इतना शदीद पेन होता है। अच्छा। अब रेंज खोलने में टाइम तो लगेगा, हम रेंज खोल देंगे एक साथ, लेकिन वो पेन आपका बहुत सिवियरिटी पे चला जाएगा। इसलिए हम कहते हैं हमें टाइम दें, आप 15 दिन का 20 दिन का हमें टाइम दें। आप चाहे आप घर के लिए हम एक्सरसाइजेस गाइड करते हैं कि ये एक्सरसाइजेस करेंगे, इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ आ जाएंगे। अच्छा, ठीक है, कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं यही बता रही थी कि अगर आपको सर्जरी से बचना है ना, और ये शियाटिका का पेन या अर्कुन-निसा का पेन आपको ज़्यादा आ रहा है, तो सर्जरी से बचने के लिए आप फिजियोथेरेपी थोड़े टाइम तक करवाओगे, वो हील हो जाएगा, पर टाइम लेगा थोड़ा। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि फिजियोथेरेपी अगर कोई आपके पास आके ना करवाना चाहे तो फिर सर्विस भी, होम सर्विस भी आप लोग देते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे ईसा लैब में होम सर्विसेज दी जाती हैं, प्रोवाइड की जाती हैं, जिसमें घर पे जाके, क्योंकि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि नीज़ के प्रॉब्लम से होते हैं, या उन्हें सिवियर बैक पेन इतना ज़्यादा होता है कि वो ट्रैवल नहीं कर सकते, ओपीडी में नहीं आ सकते, तो सिर्फ लैब में नहीं और भी दूसरी जगहों पे भी फिजियोथेरेपी हो रही है, जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और हमारे तो माशाल्लाह ये पूरा स्टाफ, उन्होंने ओपीडी का स्टाफ हमारा अलग है, उसके बाद होम सर्विसेज का जो स्टाफ है वो अलग है, जो घर पे जाके ट्रीटमेंट दे रहा होता है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा, जो लोग जो है फिजियोथेरेपी अफोर्ड ना कर सके, ज़्यादा सेशन अगर 7, 8 और 10 है, तो उन लोगों के लिए फिर आप आते भी होंगे ऐसे पेशेंट जो आपको कहते होंगे कि हम 2-3 तो कर सकते हैं पर इतना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर उनके लिए आप क्या करते हो? उनको बताते हो किस तरह से आपने करना है, उनको आप समझा देते हो, क्या करते हो? बिल्कुल, ऐसे लोग भी तो आते होंगे। बिल्कुल ऐसा होता है। जैसे हमने अपने ईसा लैब में ये किया हुआ है कि हमारे पास असेसमेंट फ्री है, ठीक है। हमारे पास कोई पेशेंट आता है और वो बताता है कि मुझे ऐसे ऐसे कंप्लेन आ रही है, पहले हम उनकी हिस्ट्री ले लेते हैं, उसके बाद असिस्ट करते हैं। अगर उन्हें पॉसिबल नहीं होता या बोलते हैं डॉक्टर साहब हमें इतने दिन का सेशन ले सकते हैं, उसके बाद हमें और जैसे हम नहीं कंटिन्यू कर सकेंगे, बट हमें पता है उनका पेन इतना ज़्यादा सिवियर है कि उन्हें नीड है, तो हम उनके लिए ये करते हैं कि उन्हें एक्सरसाइजेज होम प्लान गाइड कर देते हैं, एक्सरसाइजेज बता देते हैं जो वो खुद से एक्टिवली परफॉर्म करवा सकें। अपनी कोशिश जितने वो सेशंस लेते हैं उसमें अपनी पूरा 100% देते हैं कि इंशाल्लाह उसमें इतनी बेहतरी आ जाए कि वो यूज़ टू हो जाए उन एक्सरसाइजेज के। तो उन्हें घर के लिए होम प्लान बताते हैं, अगर कुछ मोडेलिटीज़ वगैरह जैसे हम यूज़ करते हैं पेन में, तो वो उन्हें गाइड कर देते हैं कि आप इसे यूज़ कर लें, या घर पे नहीं मंगवा सकते तो घर पे आप किस तरह इसे यूज़ कर सकते हो। जैसे होता है कि कुछ लोग होता है कि हीटिंग पैड हम कहते हैं, मसल्स को रिलैक्स करने के लिए एक्सरसाइजेज से पहले थोड़ा वार्म अप करने के लिए करवा रहे थे। अब हर घर पे ये भी नहीं होते, तो हम यही उन्हें घर के तरीके बता देते हैं कि आप टॉवल को पानी में डाल के गर्म पानी में उसे रखें तो उससे आपको आराम रहेगा, उसके बाद आप स्ट्रेचिंग करें। तो देयर आर मैनी थिंग्स जो हम उन्हें गाइड करते हैं और उससे बेहतरी भी आती है। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि कुछ अगर अरसे पहले देखा जाए तो फिजियोथेरेपी का इतना नहीं रुझान था लोगों का भी, और इतनी शायद अवेयरनेस भी नहीं थी। Exactly. तो अब रुझान भी है लोगों का, अब अवेयरनेस भी है। पहले ये होता था कि कोई भी अगर आपको तकलीफ है तो आप डॉक्टर के पास जाते थे, मेडिसिन लेते थे, ये सारी चीज़ें करते थे। अब ज़्यादातर लोग मेडिसिन से दूर होकर कोशिश करते हैं कि फिजियोथेरेपी की तरफ जाए। थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि मेडिसिन जो है किसी भी तकलीफ को ख़त्म करने के लिए बाद में उसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं, और फिजियोथेरेपी अगर किसी तकलीफ को कम या ख़त्म करने के लिए अगर आप वो करवाते हो तो उसकी कोई तकलीफ नहीं है, बाद में आपको उसकी वजह से कोई ऐसा पेन नहीं बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि एक मेडिसिन को अगर आप एक लॉन्ग टाइम लेते हैं तो यकीनन उसका कोई ना कोई तो साइड इफेक्ट होता होगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है कि मेडिसिन तो कोई भी हो उसके साइड इफ़ेक्ट्स आ ही रहे होते हैं। और मैं आपको थोड़ा सा एक वो करना चाहूँगी कि बीच में इंक्लूड करना चाहूँगी कि मेरे पास खुद समझे MBBS या FCPS वाली डॉक्टर्स आती हैं जो भाग रही हैं मेडिसिन से, जो खुद डॉक्टरों के मेडिसिन नहीं ले रही हैं और एक्टिविटीज़ की तरफ
करवाती हैं। मुझे खुद एक डॉक्टर ने बताया था कि अब हमें FCPS में ये पढ़ाया जाता है कि आपने कैसे नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ लेके आना है पेशेंट को, नॉन फार्मा ट्रीटमेंट की तरफ लेके आना है, विच इज़ फिजियोथेरेपी। तो अगर आप मेडिसिन ज़्यादा लेते हो तो आपको पता है एक टाइम आता है वो किडनी पे इफेक्ट करने लगता है, और आपने जैसे नॉर्मली मेडिसिन ले ली, आपको पेन आया, आपने मेडिसिन ले ली, उसके बाद दोबारा आपको पेन हुआ, पेन मतलब मेडिसिन क्या काम करती है, वो पेन के रिसेप्टर्स को रोक देती है, वो एक टाइम ड्यूरेशन तक काम करेगी, फिर वही रह जाएगा, उसके बाद आपको डोज ज़्यादा चाहिए होती है, फिर आप अपनी मेडिसिन की डोज बढ़ाते रहोगे। मैं पर्सनली ये कहती हूँ कि देखें फिजियोथेरेपी के कोई नुकसान नहीं है, ठीक है, उल्टा आपको फ़ायदा ही है। अगर आप किसी प्रोफेशनल बंदे से करवा रहे हो ना फिजियोथेरेपी, तो वो आपको फ़ायदा देगी, नुकसान कोई नहीं देगी। एक्सरसाइजेस तो हम कहते ही हैं कि एक्सरसाइजेस, आप फिजियोथेरेपी बेसिकली है क्या, सारा मैनुअल काम है, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट बहुत ये बन गया है कि अगर मेडिसिन के थ्रू मोडेलिटीज़ के थ्रू हम जाएंगे, जिसमें टेंस हो गया, हीटिंग पैड हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, नो डाउट इनके भी इफेक्ट हैं, बट जो सबसे ज़्यादा हम फोकस कर रहे होते हैं वो मैनुअली काम कर रहे होते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट का काम क्या होता है, एक्सरसाइजेस की तरफ लेके आना, मोबिलाइजेशन टेक्निक्स यूज़ करना, MFR टेक्निक्स यूज़ करना, तो ये चीज़ें आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हैं एज़ कम्पेयर टू मेडिसिन और सर्जरी। ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताइएगा, जिस तरह से अब एक चीज़ तो है ना हमारे मुल्क में कि जो डॉक्टर नहीं है वो भी छोटी छोटी क्लिनिक बना के बैठे हुए हैं, तो इस तरह जो फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है और कुछ सीखने के बाद जिस तरह से यूट्यूब, सोशल मीडिया पे हर चीज़ बड़ी आसानी से आपको मिल जाती है, exactly. वहाँ सीखने के बाद अगर आप किसी को फिजियोथेरेपी किसी भी हवाले से करवाते हैं और वहाँ कोई एक भी स्टेप अगर आप आगे पीछे करते हो तो उसके क्या नुकसानात हो सकते हैं, ये ज़रा देखने वालों को इसलिए बताएं कि जब भी वो अपने फिजियोथेरेपिस्ट को चुने कि जिससे वो फिजियोथेरेपी करवा रहे हैं, उससे पहले उनको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि आया ये वाकई फिजियोथेरेपिस्ट है, ऐसा ना हो कि वो जो गली कूचे के क्लिनिक में बैठे हुए डॉक्टर होते हैं वो भी आपका बहुत बड़ा नुकसान अमूमन कर देते हैं, तो इस तरह आपका ये नुकसान बहुत बड़ा ना हो जाए। तो ये मुझे बताइएगा कि कुछ इस तरह की पोजीशन अगर सीख के, क्योंकि सीखना, पढ़ना, प्रैक्टिकल करना, ये ज़रा अलग अलग चीज़ें होती हैं जो हमें समझनी है। एग्जैक्टली DPT देखें 5 years प्रोग्राम है, डिग्री प्रोग्राम है, डॉक्टरेट डिग्री है, उसके बाद 1 year हाउस जॉब है, ठीक है, तो 6 साल लगते हैं हमें DPT करने में। उसमें मैंने भी खुद ऐसे लोगों से मैं मिली हूँ कि कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनसे हम कंसल्ट करते थे और वो बताते थे कि डॉक्टर हमारे पास थेरेपिस्ट आ रहे थे और उन्होंने एक्सरसाइजेस करवाई तो जिसकी वजह से पेन बढ़ गया बहुत ज़्यादा ना, तो पेन बढ़ने की वजह से बेसिकली होता क्या है कि एक्सरसाइजेस जैसे नॉर्मली हम कहते हैं कि हैम्स स्ट्रेच दे रहे होते हैं पेशेंट को, मैं बात करूं तो हैम्स स्ट्रेच में क्या होता है कि हमें एक प्रॉपर अपनी बॉडी की अलाइनमेंट और पेशेंट की पोजीशन कैसे बनानी है ये बाकायदा हम बुक्स में पढ़ते हैं। अच्छा, ठीक है, तो अब कुछ थेरेपिस्ट ऐसे होते हैं, हमारे घर में भी ज़ाहिर है कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पाते तो वो कम में थेरेपिस्ट हायर कर देते हैं कि भाई डेली बेसिस पे आएंगे, ये हमसे कम चार्ज कर रहे हैं, इन्हें बुला लो, लेकिन उसकी वजह से कंडीशन इतनी सिवियर हो जाती है फिर हमारे लिए उसे मैनेज करना मुश्किल होता है। तो मैं कहती हूँ कि देखें जब भी आप थेरेपिस्ट हायर करें ना तो किसी एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन से हायर करें, जैसे डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री, हमारे पास सारे जितने भी डॉक्टर्स होते हैं वो डिग्री के साथ मौजूद हैं, तो अगर आप कोई थेरेपिस्ट हायर करना चाह रहे हैं तो पहले कंसल्ट करें ऐसी जगह पे कि आया आपके पास कोई, देखें डिग्री तो कोई नहीं देखेगा ना, अगर आप किसी होम विजिट के लिए जा रहे हैं तो आपके पास डिग्री कोई नहीं देखेगा आपने डिग्री कंप्लीट की है या नहीं की है, वो बस ये देखते हैं कि अच्छा थेरेपिस्ट आ रहा है, हमारे पास फिजियोथेरेपिस्ट है, ये ट्रीटमेंट करवाएगा, उसकी वजह से हमारा भी नाम खराब हो रहा होता है कि फिजियोथेरेपिस्ट आया था वो ख़राब करके गया है। तो आप पहले अच्छी जगह से फिजियोथेरेपिस्ट हायर करो वरना ऑब्वियस आपको नुकसान होगा। जैसे मैंने आपको कहा फिजियोथेरेपी नुकसान नहीं देगी, लेकिन अगर किसी प्रोफेशनल बंदे से करवाओगे तब। अच्छा, ये बात मैंने इसलिए पूछ लिया क्योंकि मैं एक जिम में कुछ अर्से पहले गई तो जो हमारी जिम में एक्सरसाइज करवाती थी लड़की, तो पहले तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज हुई, फिर उसकी शादी हो गई और फिर जो दूसरी लड़की आई ना वो कहीं सीख के आई थी यूट्यूब से, मैंने इसीलिए बात की। ओके, जब उसने एक्सरसाइज और योगा और ये सारी चीज़ें करवाना शुरू की तो मैं तो खैर उस टाइम तक ट्रेन चुकी थी। ओके, पर मेरी जो कुछ फ्रेंड्स थी वो कह रही थी कि यार हमारी बॉडी शेप बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। तो जब मैंने सोचा कि एक अगर आपको जिम में एक्सरसाइज करवाते हुए प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज या योगा या एरोबिक या जो भी एक्सरसाइज आपको सही नहीं करवाया जाता तो आपकी बॉडी शेप जो है वो ख़राब हो जाता है। बिल्कुल। फिर इस तरह अगर आप फिजियोथेरेपी करवा रही हैं और आप बड़े नाजुक सूरत हाल में करती है या कमर या घुटने या ऐसी कोई चीज़, अगर वहाँ कुछ ऐसा हो जाए तो वो एक बड़ा मसला बन सकता है, बहुत ज़्यादा मसला, क्योंकि अगर हम बात करते हैं
कि जो है हमें तकलीफ़ अपनी दूर करनी, कहीं हम पैसे दे के वो तकलीफ़ को करीब ना कर लें। एग्जैक्टली तो इस चीज़ से हम लोगों को बचना है। जाते जाते कोई हमारे देखने वालों को मैसेज देना चाहें? मैं बस यही मैसेज दूंगी कि देखें, एक्सरसाइजेस को आप रूटीन बनाएं, एक्सरसाइजेस को अपने रूटीन में लेके आएँ। कोशिश करें कि अपने पोस्चर का ख्याल रखें, क्योंकि पोस्चर हम अक्सर अपना इतना ख़राब कर लेते हैं जिसकी वजह से बैक पेन हो जाता है। तो अपने पोस्चर का ख्याल रखें, अपने बच्चों को एक्टिविटीज़ की तरफ लेके आएँ एज़ कम्पेयर टू आप उनको मोबाइल्स दे दें अपनी आसानी के लिए। तो कोशिश ये करें कि उन्हें गेम्स की तरफ लेके आएँ। दूसरा ये कि मेल्स भी अपना जो ट्रैवल करते हैं, आजकल हमारे रोड्स इतने ख़राब हैं, तो वो भी थोड़ा इस चीज़ का ख्याल रखें कि अपने आप को एक्सरसाइज में रखें। अगर कंटिन्यूसली बैठ के काम कर रहे हैं तो हर थोड़ी देर बाद गैप ले लें ताकि वो पेन एग्रीवेट ना करे। और बस अपना ख्याल रखें, अपनी डाइट का ख्याल रखें, डाइट में और एक्सरसाइजेस को फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ लेके आई। नाज़रीन, आप देख रहे थे K21 पे हेल्थ 21 हमारा शो, जो कि है ईसा लेबॉर्ट्री की जानिब से। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।